हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के लिए समाजशास्त्र। चैप्टर नंबर हमारा 4 रहेगा, बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। इस चैप्टर के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं। जो क्वेश्चन है, अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं। तो अदृश्य हाथ का अर्थ क्या होता है। एडम स्मिथ के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचते हैं। मतलब सभी व्यक्ति जो होते हैं अपने लाभ को बढ़ाने के लिए सोचते हैं और ऐसा करते हुए वह जो भी कार्य करता है स्वतः ही समाज के या सभी के हित में होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपना हित चाह रहा है, अपना लाभ चाह रहा है, तो जो भी वो कुछ काम करेगा उसके द्वारा फिर जो है समाज के, हो सकता है कुछ लोगों को या हो सकता है पूरे समाज को ही फायदा हो। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। एडम स्मिथ के द्वारा इस अदृश्य शक्ति को अदृश्य हाथ नाम दिया गया। तो अदृश्य हाथ से आप क्या समझते हैं। उसका आंसर यही है कि जो अदृश्य शक्ति होती है उसको ही अदृश्य हाथ दिया गया, हाथ नाम दिया गया। अब ये अदृश्य शक्ति कौन सी है, जो आपने ऊपर लाइन में पढ़ा कि अपना लाभ करने के लिए करता है, वो कोई अपना प्रयास करता है अपने लाभ के लिए, तो उससे समाज का स्वतः ही लाभ, अपने आप ही लाभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बाजार पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आर्थिक दृष्टिकोण से किस तरह अलग है। बाजार पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण से किस प्रकार अलग है। तो आधुनिक अर्थशास्त्र की विचारधारा को एडम स्मिथ ने विकसित किया। बिल्कुल, अर्थशास्त्र की विचारधारा को किसने विकसित किया, एडम स्मिथ ने। इस विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था को एक पृथक हिस्से के रूप में पढ़ा जा सकता है जो बड़े सामाजिक एवं राजनीतिक संदर्भ से भिन्न है, जिसमें बाजार अपने स्वयं के नियमों के अंतर्गत काम करता है। दूसरी तरफ समाजशास्त्रियों ने बड़े सामाजिक ढांचे समझने के अंदर आर्थिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए एक वैकल्पिक तरीके का विकास करने का प्रयास किया है। समाजशास्त्रियों का मानना है कि बाजार सामाजिक संस्थाएं हैं जो विशेष सांस्कृतिक तरीकों द्वारा निर्मित हैं। इनका मानना है कि अर्थशास्त्र समाज में रच बस गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस तरह से एक बाजार जैसे कि एक साप्ताहिक ग्रामीण बाजार एक सामाजिक संस्था है। मतलब जो ग्रामीण में साप्ताहिक बाजार होते हैं उनको एक सामाजिक संस्था बताया जा रहा है। तो इसका आंसर जो लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं कि बाजार आर्थिक अंतःक्रिया का स्थल माना जाता है। जो बाजार होता है आर्थिक अंतःक्रिया का स्थल माना जाता है। ये सामाजिक संदर्भ तथा सामाजिक वातावरण पर आधारित होता है। इसे एक ऐसा सामाजिक संगठन भी कहा जा सकता है जिसमें विशेष प्रकार की सामाजिक अंतःक्रियाएं संपन्न होती हैं। नियतकालीन बाजार या साप्ताहिक बाजार सामाजिक तथा आर्थिक संगठन की प्रमुख विशेषता है। यह आसपास के गांवों को अवसर प्रदान करता है कि जो अपनी वस्तुओं की खरीद बिक्री के साथ साथ एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करें। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्यापार की सफलता में जाति एवं नातेदारी संपर्क कैसे योगदान कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके भी पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उपनिवेशवाद के आने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था किन अर्थों में बदली। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उदाहरणों की सहायता से पाणीकरण के अर्थ की विवेचना कीजिए। उदाहरण के साथ आपको बताना है। तो पाणीकरण तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में पूर्व में खरीदी बेची नहीं जा सकती हो। अगर कोई वस्तु है बाजार में वो खरीदी या बेची नहीं जा सकती हो किंतु बाद में इसके योग्य हो, मतलब अभी कोई वस्तु नहीं बिक रही है लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो बिकने लगे बाजार में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाणीकरण बोलते हैं। अब उदाहरण क्या है, अब श्रम और कौशल को खरीदा और बेचा जा सकता है। अब सामाजिक विवाह ब्यूरो की भरमार है जो वेबसाइट या किसी अन्य माध्यम से लोगों का विवाह तय करते हैं। पूर्व में पारंपरिक रीति रिवाज घर के बड़ों के द्वारा किए जाते थे, तब यह
तब अब यह ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो आजकल सामाजिक विवाह है, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते थे उनके मनमर्जी से जहाँ वो चाहते थे वहाँ पर होते थे, लेकिन अब क्या है, ये सामाजिक ब्यूरो खुल गए हैं, मतलब शादी ब्याह के ब्यूरो। तो अब क्या है कि अब इनकी मदद से वेबसाइट के द्वारा जो है लोग बाग शादी विवाह करवा रहे हैं। तीसरा क्या है, मानव अंगों की बिक्री। उदाहरणतः पैसे के लिए गरीब लोगों द्वारा अमीर लोगों को अपनी किडनी को बेचना। अब पीने का पानी आज सामान्य वस्तु की तरह बोतलों में खरीद रहे हैं, अर्थात वस्तुओं को हम खरीद और बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है? प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है? क्या अर्थ है इसका? इस शब्द का प्रतिपादन मैक्स वेबर द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मैक्स वेबर। यह लोगों की सामाजिक अवस्था के अनुसार खरीदी जाने वाली वस्तुओं के मध्य के संबंध को दर्शाता है, अर्थात वे वस्तुएं जिन्हें वे खरीदते तथा प्रयोग में लाते हैं वे उनकी सामाजिक अवस्था से निकटतम संबंध रखती हैं। उदाहरण, मोबाइल फोन के ब्रांड अथवा कारों के मॉडल सामाजिक आर्थिक अवस्था के महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भूमंडलीकरण के तहत कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं? भूमंडलीकरण के तहत कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं? तो कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं? भूमंडलीकरण के युग में विश्व के अंतर संबंध का तेजी से विस्तार हुआ है। यह अंतर संबंध केवल आर्थिक ही नहीं है बल्कि सांस्कृतिक तथा राजनीतिक भी है। दूसरा पॉइंट, भूमंडलीकरण के कई रुझान होते हैं, विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, पूंजी, समाचार, लोगों एवं तकनीक का विकास। तीसरा, भूमंडलीकरण की एक केंद्रीय विशेषता दुनिया के चारों कोनों में बाजारों का विस्तार और एकीकरण को बढ़ाना है। उदाहरण, यदि अमेरिकी बाजार गिरावट आती है तो भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग में भी गिरावट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उदारीकरण से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण का क्या अर्थ होता है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम कर दिया जाता है तथा बाजार की शक्तियों को इसका निर्धारण करने के लिए मुक्त रखा जाता है। यह विदेशी कंपनियों को भारत में आने की सुविधा प्रदान करता है। इसे बाजार आधारित प्रक्रिया में काफ़ी सहायता से आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं का समाधान भी कहा जाता है। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपकी राय में क्या उदारीकरण के दूरगामी लाभ उसकी लागत की तुलना में अधिक हो जाएंगे? कारण सहित उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है। आपसे कहना चाहूँगा कि ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके जो क्वेश्चन बैंक तैयार किए गए हैं उनसे रिलेटेड हैं, उनसे संबंधित हैं, उनसे लिए गए हैं। अतः आप इनको अच्छे से तैयार करें और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।